स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8 की एनसीईआरटी और पिछला ही लेसन हमने उसमें 4th लेसन कंप्लीट किया कानूनों की समझ के बारे में। ठीक है, यानी कानून कैसे बनते हैं। ठीक है, कानून को बनाने में कौन कौन सी हमें प्रोसेस हम उसमें शामिल करते हैं, उस सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया। और फ्रेंड्स आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है, तो उस न्यायपालिका के बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ मित्रों आज के लेसन में हम जानेंगे कि जो हमारी जुडिशरी है उसकी जो हायरार्की हमने बना रखी है, यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ मित्रों जुडिशल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की जो हम बात करते हैं, मैंने आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में भी इस बात की चर्चा की थी, यानी जुडिशल रिव्यू की हमने उसमें चर्चा की, तो उसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो न्यायपालिका से संबंधित टोटल हमारा आज का लेसन रहेगा। तो मित्रों अगर आपने अभी तक भी चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से आप मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं और देखो क्या कहता है न्यायपालिका के बारे में। लेसन हमारा 5वां है। ठीक है, तो देखो कहता है अखबार पर नज़र डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमने इन अदालतों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यानी ये कह रहा है कि आखिर जो हमारी कोर्ट्स वगैरह होती हैं तो आखिर हमें उनकी ज़रूरत क्यों है। जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानूनों का शासन चलता है। बिल्कुल सही बात है, कानून का हमारे देश में शासन है और इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 14 की भी यानी आर्टिकल 14 जो हमारा मूल अधिकार है, तो उसमें भी हम इस बात की चर्चा करते हैं किसकी कि विधि के समक्ष क्षमता। मित्रों कई बार मैंने आपके साथ इस बात की चर्चा की है क्या कि विधि के समक्ष क्षमता और विधि का समान संरक्षण, वही बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं। यानी विधि के समक्ष क्षमता यानी कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं और विधि का जो समान संरक्षण है, यानी वही बात कह रहा है कि सभी लोगों पर समान रूप से कानून लागू होगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं और आगे ये कहता है कि और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। और कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका अदा करती है। बिल्कुल सही बात है। और लोकतंत्र की जो हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। ठीक है, वैसे हम 3 स्तंभ भी मानते हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। और चौथा मित्रों मीडिया को भी मानने लगे हैं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यायपालिका जो है मित्रों भारत के लोकतंत्र में और किसी भी प्रकार के देश में हो, यानी कोई से भी देश हो, तो उसमें न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका वहाँ हमारे को देखने को नजर आती है, क्योंकि बहुत बड़ा वो रोल वहाँ पे अदा करती है, चाहे लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बात हो या लोगों को न्याय दिलाने की बात हो। आगे फ्रेंड्स कहते हैं कि यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि यह स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की जो हम बात करते हैं। और मित्रों जिन्होंने भी मेरा सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर नहीं देखा है, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था मेरी सीरीज चल रही है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर जरूर से मित्रों आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको डिटेल से इस बात की चर्चा कर रखी है कि स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है आखिर उसका मतलब क्या होता है। और वही बात यहाँ पे भी निकल के आ रही है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है। क्या आपके पास आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है। इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे। यानी वही बात की जो जितनी भी अदालतों की जो संरचना है, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जितनी भी जो कोर्स वगैरह होती है तो उसमें क्या संबंध, क्या रिलेशन होता है, और हायरार्की जो हमने बना रखी है तो उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले देखो क्या कर रहा है, न्यायपालिका की क्या भूमिका है। मित्रों पहले हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, रोल ऑफ जुडिशरी इन इंडियन डेमोक्रेसी, या जो डेमोक्रेसी होती है उसमें, यानी न्यायपालिका की आखिर लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कहता है सुनिए, अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती है। वे ये तय कर सकती है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का फैसला दे सकती है। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा भी दे सकती है। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। यानी मित्रों यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि न्यायपालिका जो है विभिन्न प्रकार के
डिसीजन देती है, ऑर्डर पास करती है। और कौन कौन से कह रहे हैं, ये कह रहा है कि हम जो उनको कई प्रकार से यानी अलग अलग कैटेगरी में हम उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को बांट सकते हैं। कैसे? पहला कह रहा है कि विवादों का निपटारा, यानी जितने भी जो मामले होते हैं, कोई मुकदमे जो होते हैं, उनके निपटारे के लिए जो आदेश देती है उसके बारे में पहले चर्चा कर रहे हैं। और कह रहे हैं न्यायिक व्यवस्था नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया करवाती है। यानी जो जुडिशरी है, क्या कह रहा है कि चाहे केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो, या राज्य सरकारों के बीच हो, या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो उनके बारे में मित्रों, उन विवादों को जो सुलझाने का काम करती है वो न्यायपालिका करती है। सीधी सी बात है, जुडिशरी को हमने अधिकार दे रखा है। और लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। तो जितने भी जो अनुच्छेद 13 की हम जो बात करते हैं कि अगर कोई भी कानून अगर गलत बनता हो तो उस कानून को नलीफाई करने की, उसको जो है असंवैधानिक करार देने की जो हमने शक्ति जो दे रखी है वो भी हमने कोर्ट को दे रखी है। ठीक है। और आगे फ्रेंड्स देखो क्या कहता है, न्यायिक समीक्षा की आगे बात निकल कर के आती है क्या, कि संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। बिल्कुल सही बात है। और जो मैंने आपको बात की थी किसकी, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मित्रों हम बात करते हैं कि मूल अधिकारों का गारंटर, क्या, मूल अधिकारों का गारंटर, ये पहली चीज़ तो ये। और दूसरा संविधान का अभिभावक। ठीक है, संविधान का अभिभावक हमने किसको घोषित कर रखा है मित्रों, आप इस बात का हमेशा याद रखना, मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक हमने सुप्रीम कोर्ट को घोषित कर रखा है। ठीक है, यानी केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही जो है, जो हमारे देश के संविधान है उसकी रक्षा करेगा। क्लियर है। और आगे ये कहता है कि संविधान की व्याख्या का अधिकार हमने मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास दिया है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है, और उसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। जुडिशल रिव्यू की बात यहाँ पे निकल करके आ रही है मित्रों। और एकदम डिटेल से अलग से मेरे चैनल पर सुप्रीम कोर्ट की यानी उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें पूरा सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर है, एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। साथ ही साथ मित्रों, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू यानी जो न्यायिक समीक्षा की हम जो बात कर रहे हैं वो, ये दोनों चीज़ें भी वहाँ पे मैंने डिटेल से डिस्कस करवा रखी है। और अनुच्छेद 13 की यहाँ पे बात निकल करके आती है मित्रों। तो जो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कोई गलत कानून सरकारें बना देती है तो उसको जो नगण्य घोषित करने का, नलीफाई घोषित करने का अधिकार हमने न्यायपालिका को दिया है, और उसी को हम क्या करें, न्यायिक समीक्षा करें। यानी न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर रही है कि वो कानून जो बनाया है वो सही है या गलत है। तीसरा मित्रों क्या कहता है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। वही बात निकल करके यहाँ पे आएगी, आर्टिकल 32 यहाँ पे निकल करके आएगा मित्रों। और मैंने कई बार आपसे चर्चा भी की है कि अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो आप सीधे अनुच्छेद 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 226 का उपयोग करके आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो वही बात यहाँ पे निकल करके आएगी, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है, देखो कहता है कि अगर देश का किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे कहता है कि उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा, जो खेतिहर थे, वे चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संविधान के आर्टिकल 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का हमने मौलिक अधिकार दिया है। ठीक है, और आगे क्या कहता है कि इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वे अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। यानी वही बात निकल कर आ रही मित्रों कि जो मौलिक अधिकार है, जो हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल मित्रों 32 तक। ठीक है, वैसे तो हम अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हम मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं, लेकिन 12 में राज्य की परिभाषा है, 13 में विधि की, और 14 से लेकर के मित्रों जो 32 है, 32 में हमने संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। तो सीधी सी अगर अपन चर्चा करें तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमने जो मूल अधिकारों की जो चर्चा की है। तो अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है मित्रों तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और वही बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि कक्षा 7 की किताब में जो हमने हाकिम शेख का मित्रों एग्जाम्पल दिया था, तो वहाँ पे मित्रों उसके साथ जो है स्वास्थ्य का अधिकार भी हम उसमें शामिल करते हैं। यानी आर्टिकल 21 जो गरिमा में जीवन की जीने की स्वतंत्रता है, यानी
जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार जो हमने दिया है, और उसी की यहाँ पे बात की जा रही है कि स्वास्थ्य का अधिकार भी हमने उसमें दिया है, तो उसके अधिकार की वहाँ पे यानी उसका उल्लंघन हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर जाकर के यानी पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसको यह आदेश दिया कि उसको जो मुआवजा दे। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे बात निकल कर आ रही है मित्रों कि मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो सीधा सीधा आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आगे कहता है सरकार को यह भी आदेश दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान भी दिया जाए। यानी साथ ही साथ मित्रों यहाँ पे डबल प्रॉफिट हो गया कि उसको मुआवजा तो मिला ही, साथ साथ जो प्राइमरी हेल्थ केयर की हम जो बात करते हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम भी डेवलप करने के लिए जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उसको जो कोर्ट है उसने उसको ये ऑर्डर पास किया। क्लियर है, तो ये मित्रों हमने चर्चा की। और देखो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे कुछ संदर्भ दिया जा रहा है, तो उसको भी हम जान लेते हैं। देखो क्या कहता है भारत का ये सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी हम पहले पिक्चर देख लेते हैं। ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। और इसके बारे में देखो क्या कह रहा है, इसकी स्थापना जो मित्रों हुई वो हुई 26 जनवरी 1950 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वहाँ से मित्रों हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना। अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की भांति ये न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इसे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो ये न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट जो है वो संसद भवन के चैम्बर में पहले हुआ करता था, लेकिन फिर जाकर के 1958 में हमने इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया और अलग से इसकी हमने इमारत बना दी। क्लियर है, आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है। यहाँ पे मित्रों कुछ चर्चा की जा रही है कि अपनी शिक्षिका की सहायता से इस तालिका में दिए गए खाली स्थानों को भरिए, यानी विवाद की किस्त में, और उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद हो तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बनना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो फ्री जुडिशरी है, ठीक है, तो उसके अब हम जो मित्रों चर्चा करने वाले हैं कि आखिर स्वतंत्र न्यायपालिका जो होती है, ठीक है, जो किसी के दबाव में यानी किसी के दबाव में आकर के वो कोई निर्णय ना दे, और जो राजनीतिक रूप से तटस्थ है यानी एक न्यूट्रल लेकर के वो निर्णय दे, उसको किसी भी प्रकार का चाहे राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, तो किसी भी प्रकार का उसको जो है कोई प्रेशर उस पर ऊपर ना आए। देखो क्या कहता है, कह रहा है कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहाँ नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। यानी आपकी ज़मीन है, आपका ज़मीन पर नेता ने कब्जा कर लिया। अब देखो आगे कहता है कि नेता की ऐसी इतनी औकात है कि वो जो है यानी उसके पास इतनी शक्ति है कि वो न्यायाधीश को हटा भी सकता है और या फिर उसका ट्रांसफ़र कर सकता है। जब आप इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है। यानी यहाँ पे वो स्वतंत्र न्यायपालिका की जो बात हम जानने वाले हैं, तो यहाँ पे मित्रों न्यायपालिका हमारे को स्वतंत्र नज़र नहीं आती। आगे क्या कहता है, नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है इसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। बिल्कुल सही बात है कि नेता लोगों का अगर नियंत्रण रहता न्यायाधीशों पर तो वो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाते। और मित्रों जब सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपके साथ चैप्टर डिस्कस किया था मित्रों, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर जो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। जितनी भी यहाँ पे जितनी भी बातें निकल करके आ रही है वो उसी चैप्टर में से निकल कर आ रही है। तो उसमें मैंने मित्रों इस बात की आपसे बिल्कुल चर्चा की थी कि 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 जब केंद्रीय सरकार लेकर के आई और उसमें क्या प्रावधान कर रही थी सरकार, उसमें प्रावधान कर रही थी कि मित्रों जो कॉलेजियम सिस्टम है, यानी वर्तमान में क्या होता है कि न्यायाधीशों की जो जजों की नियुक्ति होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो या हाई कोर्ट की, तो एक कॉलेजियम सिस्टम होता है। यानी उसमें 5 जज होते हैं और वो 5 जज रिकमेंडेशन देते हैं राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति जाकर के किसी भी प्रकार का अगर जज कोई बनाना है तो वो उसको बना देते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही थी इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मित्रों, सरकार ये चाह रही थी कि हम जो है मित्रों जजों की नियुक्ति करें, ठीक है, यानी जज जो है उनकी नियुक्ति हम करें। 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में आया, ठीक है, और इसी के माध्यम से सरकार ये चाह रही थी कि जजों की नियुक्ति हम करेंगे। अब ये बात बताओ, जजों की अगर केंद्र की सरकार नियुक्ति करेगी तो वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे मित्रों, फ्री वो डिसीजन नहीं दे पाएंगे, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर उन पर रहेगा क्योंकि जजों की जो नियुक्ति हुई है वो नेताओं ने की है। नेता लोग जो हैं उनको कभी भी हटा सकते हैं। तो इसी कारण से मित्रों फिर आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन अधिनियम को यानी 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को 2015 में जो मित्रों असंवैधानिक करार यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल
ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। और इस प्रकार से मित्रों वही जो बात निकल करके आती है कि इसकी न्यायिक समीक्षा की कि गलत ये बनाना जा रही थी कानून, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को नलीफाई कर दिया। ठीक है, वही बात यहाँ पे करें कि नेता जो है मित्रों अगर न्यायाधीशों पर नियंत्रण रखता है तो वो न्यायाधीश जो होगा वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाएगा। क्लियर है। अब आगे देखो क्या कहता है, आगे कहते हैं स्वतंत्रता का यह अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नमक हलाली वो उसकी करेगा तो वो उसी के पक्ष में फैसला सुनाने वाला। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते भी हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से हमने स्वतंत्र रखा। और मित्रों विभिन्न प्रकार की जो कंडीशन है, यानी करीब करीब 10 की से भी अधिक कंडीशन मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में बात बताई थी कि उस 10 कंडीशन के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो वो जो है स्वतंत्र रूप से काम करती है। किस प्रकार से हमने जो उनको महाभियोग के माध्यम से हटाते हैं, यानी जब चाहे मनमर्जी से हम उसको नहीं हटा सकते। दूसरी मैंने आपको बताई थी कि जो पेंशन हम उसको देते हैं वो संचित निधि से देते हैं। तीसरी मित्रों हमने बताई थी कि न्यायाधीशों के जो वकालत है, यानी वो जो 65 साल की उम्र में जब रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जब 62 साल में रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो वकालत नहीं कर सकते। क्लियर है। और अगर मान लीजिए कोई न्यायालय की अवमानना कर देता है, यानी न्यायालय की अगर मान लीजिए न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, यानी कोर्ट ने किसी प्रकार का कोई जजमेंट दिया है और उसकी आपने उसको नहीं माना, तो अभिलेख का जो न्यायालय की हम जो बात करते हैं यानी सजा भी आपको दे सकता है। तो इसी प्रकार से मित्रों कई प्रकार की मैंने आपके साथ वहाँ पे कंडीशन चर्चा की थी कि उन बातों के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि हाँ जो भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। क्लियर है। तो उसकी मैंने आपसे यहाँ भी चर्चा कर दी। और ज़रूर से आप मित्रों सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है आप उसको देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और भारतीय राज्य व्यवस्था की मित्रों क्लासेज मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, ज़रूर से आप उसको देखते रहिए, कंप्लीट आपकी इंडियन पॉलिटिक हो जाएगी। ठीक है। देखो क्या कहता है, इस स्वतंत्रता का ये पहलू है कि शक्तियों का बंटवारा, यानी फ्रीडम की यहाँ पे बात निकल करके आती है। और ये कहते हैं कि फ्रीडम ने किस प्रकार से दी कि हमने जो हम शक्तियों का बंटवारा करते हैं, यानी लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण की जो हम बात करते हैं, तो वही बात यहाँ पे करें कि जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा, यह हमारे संविधान की एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। बिल्कुल सही बात है कि शक्तियों का हमने बंटवारा कर दिया कि विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानूनों को लागू करेगी और न्यायपालिका जो है वो कानूनों को जांचेगी। साथ ही साथ विधायिका और कार्यपालिका दोनों ऊपर वह नियंत्रण भी बनाए रखेगी। ठीक है। आगे कहते हैं कि अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, नहीं वे सरकार की ओर से काम करती। बिल्कुल सही बात है, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, वो किसी के फेवर में निर्णय नहीं दे सकती। और आगे नेक्स्ट कहते हैं कि शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। यही तो बात मित्रों मैंने आपको बताई कि 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सरकार दखलंदाजी करना चाह रही थी। और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं हो। तो दखलंदाजी यानी वो वहाँ पे जो है हस्तक्षेप कर रही थी और इसी के कारण फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस संविधान संशोधन को गैर संवैधानिक करार घोषित कर दिया था। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है मित्रों, मैंने आपके साथ डिटेल से वहाँ चर्चा कर रखी है, जरूर से आप देख लीजिएगा कि न्यायाधीश पर हम अगर बात लीजिए, और मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि एक न्यायाधीश पर हमारे महाभियोग की प्रक्रिया लगी थी, लेकिन जो राज्यसभा है उसके जो सभापति महोदय उन्होंने उस मामले को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई जज जज की अगर कोई नियुक्ति कर दी जाती है तो उसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अलग से हमने जो है न्यायाधीश जांच अधिनियम के माध्यम से, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के माध्यम से मित्रों हमने वहाँ पे एक विशेष प्रक्रिया बना रखी है कि उसी प्रक्रिया के माध्यम से हम जो है किसी भी अगर जज को, चाहे हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर जज को हटाना होगा तो हम उसी प्रोसेस के माध्यम से हटाएंगे। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बिल जाएगा, यानी प्रस्ताव जो होगा वो जाएगा और वो पारित जब होगा उसके माध्यम से ही हम कोई भी जज हो तो हम उसको वहाँ पे हटाएंगे। ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है।
इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। बिल्कुल सही बात। और न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। मैंने आपके साथ मित्रों शुरू में ही चर्चा करती अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की। ये हाई कोर्ट के लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारी इंडियन जो डेमोक्रेसी है, तो भारत के जो लोकतंत्र में जो हमारी कोर्ट हैं, ठीक है, जो अदालतें हैं, स्ट्रक्चर की हम चर्चा करने वाले हैं। यानी हायरार्की जो हमने बना रखी है कि जो पदानुक्रम है उस पदानुक्रम की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और देखो मित्रों क्या कहना जा रहा है, सुनेगा। कहता है कि हमारे देश में तीन अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। कैसी? निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है और सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत भी कहा जाता है। यानी मित्रों हायरार्की की हम बात कर रहे हैं और ये कह रहा है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता ही है, उसके नीचे मित्रों हाई कोर्ट होता है। ठीक है, अगर मैं आपके साथ यहाँ पे हायरार्की की मित्रों चर्चा करूँ तो ध्यान से आप देखिएगा। देखिए कि पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है मित्रों हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के मित्रों नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी जिला न्यायालय हो गया। ठीक है, अब जिला न्यायालय मित्रों दो प्रकार से होता है। कैसे? जिला न्यायालय जो होता है ना मित्रों, उसमें डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा, उस डिस्ट्रिक्ट जज को मित्रों दो प्रकार से हम अधिकार देते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए वो दीवानी मामलों की, यानी रेवेन्यू से संबंधित या राजस्व से संबंधित अगर मामलों की सुनवाई करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे मित्रों? हम उसको कहेंगे जिला जज। ठीक है, उसको हमने कह दिया जिला जज। अगर मान लीजिए मित्रों वो फौजदारी मामले यानी अपराध से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा तो फिर हम उसको कह देते हैं क्या, कि उसको कहते हैं हम सत्र न्यायाधीश। ठीक है, उसको हमने कह दिया सत्र न्यायाधीश। फिर मित्रों आगे हम चर्चा करें तो आगे दीवानी मामलों की यहाँ सुनवाई उसने कर दी, इधर उसने बात कर दी फौजदारी मामलों की। ठीक है, अब उसके नीचे यानी डिस्ट्रिक्ट जो जज हो गया और यानी जिला जो न्यायालय है, तो उस जिला न्यायालय के दीवानी मामले, इधर फौजदारी मामले, और दीवानी मामलों में और भी नीचे अगर हम हायरार्की की बात करें तो यहाँ मित्रों होता है क्या, अधीनस्थ न्यायाधीश। ठीक है, क्या अधीनस्थ न्यायाधीश जो होगा उस न्यायाधीश का न्यायालय हो गया यहाँ पे। और इधर हो जाए मित्रों मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय हो गया। ठीक है, फिर अगर मित्रों दीवानी मामलों में और भी नीचे हम जाएं तो यहाँ पे होती है मुंसिफ अदालत। क्या होता है? मुंसिफ यहाँ पे कोर्ट हो गया। और इधर मित्रों होता है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, यानी यहाँ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, इधर न्यायिक दंडाधिकारी। यानी इस प्रकार से मित्रों जो हमें अदालतों की जो हायरार्की यानी जो पदानुक्रम ने बना रखा है अदालतों की संरचना का, इंडिया में भारत की संरचना में अदालतों की जो हम बात करते हैं तो वो हमने चर्चा कर दी। और यहीं पे यहाँ पे कह रहा है मित्रों कि सबसे ऊपर होता है कि अदालत, और उसके नीचे मित्रों छोटी छोटी अदालतें जो हमने बात की थी अभी कि अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय दीवानी मामलों में, और फौजदारी में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, तो वही जो है मित्रों अधीनस्थ न्यायालय है। और ये कह रहा है कि जिला अदालत भी कहा जाता है, यानी जिला अदालत उसके नीचे फिर जा करके अभी हमने चर्चा की अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय हो गया। ये कह रहा है कि ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती है। वे बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। बिल्कुल सही बात है, जिला न्यायाधीश होता है मित्रों, यानी डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है डीडी, तो डिस्ट्रिक्ट जज जो होगा उस डिस्ट्रिक्ट जज को मित्रों यानी जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। सीधी सी बात मित्रों, आप ये याद रखिएगा। आगे ये कहते हैं कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। बिल्कुल सही बात है। और आगे ये कहता है कि उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया और मैंने आपको हायरार्की बताई दी है, यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ कोर्ट,
और मुंसिफ अदालत और फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का कोर्ट और न्यायिक दंडाधिकारी का कोर्ट। यानी ये हायरार्की मैंने आपको बता दी है। और डिटेल से मित्रों सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में और अधीनस्थ न्यायालय का जो चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो उसमें भी मैंने आपके साथ इस बात की चर्चा वहाँ पे डिटेल से कर रखी है। ठीक है, तो आगे फ्रेंड्स से कहता है, आगे कह रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थापना, यहाँ देखिए ये कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। यानी ये कह रहा है कि सबसे पहले हमने जब हाईकोर्ट में, यानी हाईकोर्ट की जब हमने स्थापना की तो 1862 में हमने स्थापना की थी, कलकत्ता में की, बम्बई में की और मद्रास में की। फिर कहता है कि दिल्ली हाईकोर्ट का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर में 25 हाईकोर्ट हैं। बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। यानी मित्रों भारत में हम बात करें तो राज्य ज़्यादा हैं, लेकिन कोर्ट जो है हमारे उन राज्यों के बराबर नहीं है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं कि जिनका एक कंबाइंड कोर्ट है, यानी साझा उच्च न्यायालय है। और दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी में एक ही उच्च न्यायालय रखा गया है। 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। ठीक, आगे कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीक पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों के राज्य के अन्य हिस्सों में भी खंडपीठ है। बिल्कुल सही बात है कि कुछ राज्य की हमने बेंचेज भी स्थापित कर रखी है, ताकि लोगों को जो है न्याय मिल सके, और जो हम बात करते हैं कि मामले जो पेंडिंग है, उन पेंडिंग मामलों की निपटान भी हम जल्द से जल्द कर सकें। और आगे फ्रेंड्स देखो क्या कहता है, नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचों की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। यानी ये कह रहा है कि हमारे भारत में एकीकृत इंटीग्रेटेड हमने जुडिशरी सिस्टम बना रखा है कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, फिर सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। और आगे कहता है कि ऊपरी अदालत ने जो भी मामले दे दिए, तो नीचे की जितनी भी अदालतें हैं उनको इस मामले को या निर्णय को मानना होता है। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है, तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे बात निकल करके आ रही है कि अगर मान लीजिए उसको संतुष्टि नहीं मिलती है किसी प्रकार की ऑर्डर से, किसी प्रकार की जजमेंट से, तो वो जो है ऊपरी अदालत में अपने मामले को ले जा सकता है। आगे कहते हैं कि अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। कहता है कि यह राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य का मुकदमा है, जो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा गया। यानी एक मुकदमे की हम चर्चा कर रहे हैं। और मित्रों क्या है मुकदमा, ध्यान से सुनेगा। कहता है कि 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। ठीक है, वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहाँ लक्ष्मण के भाई और उनके परिवार भी रह रहे थे। अब क्या कह रहा है कि 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई और वह जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। जब निचली अदालत के सामने यह मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसी ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी और मामला जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहाँ उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। ठीक है, अब आगे देखो यह क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्होंने बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत मारपीट करते थे। यानी सीधी सी बात मित्रों ये करें कि लक्ष्मण ने शादी कर ली सुधा से, और बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि सुधा की जो सासू माँ है उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण ने वहाँ पे आग लगा दी। और पड़ोसी इस बात की गवाही दे रहे हैं क्या कि जो ससुराल वाले हैं उसके साथ मारपीट करते थे। और उसकी मांग क्या थी कि वही दहेज की मांग कह रहे हैं कि उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा सुधा दूध गर्म कर रही थी कि तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। यानी मित्रों फिर जाकर के मित्रों वहाँ पे कोर्ट ने आदेश दे दिया क्या कि उसकी जो शकुंतला जो सास है, साथ ही साथ उसके जेठ और जो लक्ष्मण है, उन तीनों को उन्होंने जो फांसी की सजा दे दी।
आगे मित्रों देखो क्या कहता है। आगे फिर ये कह रहे हैं कि 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी और दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी, वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाषचंद्र तीनों को बरी कर दिया। यानी मित्रों कितनी विडंबना की बात है कि जो अधीनस्थ न्यायालय उसने क्या निर्णय दिया, तीनों को वहाँ पे उसने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाली और हाईकोर्ट में वो मामले को लेकर ले गए और वहाँ पे जो हाईकोर्ट से उनको तीनों को बरी कर दिया गया। क्लियर है। अब देखो आगे क्या कहता है। कहते हैं कि शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उन्होंने उसमें आपने पढ़ा कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। हमने इस बात की चर्चा भी की थी मित्रों 7th क्लास की एनसीईआरटी की। अब जब हम चर्चा कर रहे थे तो महिला संगठन यानी महिलाओं ने बदली दुनिया, इस बात की जब हम चर्चा कर रहे थे, यही बात निकल करके आ रही थी कि दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों ने, महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठाई थी, आंदोलन वो कर रही थी। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही है। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफ़ी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर की। यह अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नामक संगठन की ओर से दायर की गई थी। क्लियर है। और आगे फ्रेंड्स कहते हैं कि 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। यानी फिर मामला अदालत न्यायालय से हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से मामला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट मित्रों अब जो वहाँ पे सुनवाई कर रहा है क्या कहता है। कहता है कि वकीलों के तर्क सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। क्या फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण, उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। ठीक है, तो ये हमने बात की मित्रों एक मामले से, एक केस के माध्यम से इस बात की चर्चा की। और आगे देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। अदालत अधीनस्थ अदालतों को कई अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उन्हें ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से पुकारा जाता है। यानी मित्रों सत्र न्यायाधीश की मैंने आपसे यहाँ पे अभी चर्चा कर ली, जिला न्यायालय की मैंने चर्चा कर दी। ठीक है। और सिविल जज न्यायालय यानी जो दीवानी मामलों की जब अब अगर जज सुनवाई करेगा तो उसको हम सिविल जज न्यायालय कहते हैं। वही बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। आगे मित्रों क्या बात निकल कर आती है। कहते हैं कि विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। क्या कहते हैं। कहते हैं कि दहेज हत्या का यह मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानूनों के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। वही बात निकल करके आई मित्रों, फौजदारी मामलों और दीवानी मामलों, इन दोनों की यहाँ पे निकल कर बात आ रही है और इन दोनों के बारे में हम अब डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए हम इस टेबल को देखेंगे। यानी दीवानी कानून कौन से है, फौजदारी कानून कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहा है मित्रों। कह रहा है फौजदारी कानून क्या है। ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है, जैसे चोरी हो गई, दहेज के लिए औरतों को तंग करना या हत्या। जितने भी मामले इनसे संबंधित आएंगे तो ये कौन से कानून है मित्रों, ये फौजदारी कानून है। दीवानी कानून कौन से हैं। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद जो भी होगा वो दीवानी कानून से संबंधित होगा। दूसरा होता है मित्रों, इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की यानी FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अपराध में केस फाइल करती है। कहता है आगे, अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल में भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। इधर दीवानी मामलों की हम चर्चा करें तो प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। और नेक्स्ट ये कहता है कि अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह फैसला दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। यानी यहाँ हमने चर्चा कर ली मित्रों कि दीवानी कानून कौन से हैं और फौजदारी कानून कौन से हैं। आगे हम चर्चा करें फ्रेंड्स, तो आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहे हैं फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरने वाले हैं। तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमसे देखो क्या कहता है कि क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। यानी
अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति से संबंधित रखता हो, चाहे किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, तो क्या वो व्यक्ति जो है अदालत की शरण में जा सकता है क्या? तो बिल्कुल वो जा सकता है। और आर्टिकल 39 की जो हम बात करते हैं, यानी डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, जब मैंने आपसे चर्चा की थी मित्रों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की वीडियो अलग से प्लेलिस्ट पर डली हुई है, जरूर से आप उसको देखिएगा। उसमें मैंने अनुच्छेद 39A में डिटेल से इस बात की चर्चा की थी कि निःशुल्क विधिक सहायता, क्या निःशुल्क विधिक सहायता, यानी मित्रों सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये सक्षम नहीं है अपने कानून को, यानी अपने मामले को लड़ने के लिए कोर्ट में, तो सरकार उसको निःशुल्क रूप से वकील मुहैया करवाएगी, यानी उसको कानूनी सहायता सरकार देगी। वही बात यहाँ पे निकल करके आई मित्रों, क्या कह रहा है सिद्धांत, भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। और आगे कहता है कि जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। मित्रों इस बात की मैंने आपके साथ चर्चा कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफ़ी मुश्किल साबित होता है। और आगे कहते हैं कि कानून प्रक्रिया में न केवल काफ़ी पैसा और कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। ठीक है, और फिर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीदें उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। मित्रों वही बात कि गरीब के लिए न्याय सुलभ नहीं है, यहाँ पे ये बात निकल करके आती है। और फिर नेक्स्ट डे कहते हैं कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित की, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आखिर क्या होती है, डिटेल से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में सुप्रीम कोर्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जनहित याचिका उसमें मिल जाएगी, यानी जनहित, जन और हित दो शब्दों से मित्रों ये याचिका बनी हुई है। जनता के हित में अगर आप कोई याचिका दर्ज करवाते हो तो उसी को हम कहते हैं जनहित याचिका। और यह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हम याचिका दायर कर सकते हैं, जबकि एक विशेष समूह के लिए, यानी बहुत से लोग हो गए उसी के लिए हम इस, कोई समूह है कोई जन समुदाय है तो उसी के लिए हम इस याचिका को दायर कर सकते हैं। और वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि 1980 के दशक में जाकर के फिर हमने जनहित याचिका विकसित की। और जनहित याचिका जो है मित्रों ये निकल करके आई थी हमारी जुडिशियल एक्टिविजन के माध्यम से, यानी न्यायिक सक्रियता के माध्यम से। न्यायिक सक्रियता आखिर क्या होती है, यानी न्यायपालिका अगर मान लीजिए आकर के अपनी भूमिका अदा करती है, यानी अगर मान लीजिए किसी के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका अगर इस बात की जानकारी, न्यायपालिका इस मामले का संज्ञान लेती है और इसी के मामले में अगर कोई निर्णय देती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी न्यायिक सक्रियता। यानी न्यायपालिका वहाँ पे सक्रिय हुई और उसने आकर के सरकारों को जगाया और उसने कहा कि कानूनों का आप निर्माण कीजिए, जनता की आप रक्षा कीजिए। आगे कहता है कि इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी मित्रों वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर किसी जन समुदाय के अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो कोई भी व्यक्ति जाकर के जनहित याचिका दायर कर सकता है, क्योंकि उस समुदाय के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके माध्यम से हमें ये अधिकार है कि हम जनहित याचिका वहाँ पे दायर कर सकते हैं। आगे कहते हैं न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को पैमाने में श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किया गया कैदियों की रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का इस्तेमाल किया गया था। यानी मित्रों यही बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि बंधुआ मजदूरी और कैदियों को रिहा करवाने के लिए हमने जनहित याचिका का इस्तेमाल किया और उनको हमने जो है उनके अधिकारों की हमने रक्षा की है। आगे कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। यानी मित्रों मिड डे मील जो योजना निकल करके आई थी वो भी एक जनहित याचिका के माध्यम से निकली। दाईं ओर दिए गए चित्रों को देखें और नीचे गए विवरण को भी पढ़ें। तो क्या करा है मित्रों, उस विवरण को हम पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या करा है, वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखे की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव पैदा हो गया। चित्र 1 की यहाँ पे मित्रों बाहर निकल करके आ रही है। चित्र 1 ये है, यहाँ पे अकाल पड़ा। दूसरी क्या है, दूसरी ये मित्रों कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे, बहुत सारा
गेहूँ चूहों की भेंट चढ़ गया। कौन सा? देखिए यहाँ अनाज है और बहुत सारा अनाज था गोदामों में, लेकिन फिर भी उन्होंने उस अनाज को नहीं बांटा और अनाज खराब हो गया, चूहों ने उसको काट खराब कर दिया। तीसरा मित्रों, कह रहा है कि इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। इस और राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया कि उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार यह था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराया जाना राज्य का दायित्व है। यानी मित्रों, जो अनाज भरा पड़ा था और सरकार उसको नहीं बांट रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आकर के मित्रों अपनी संज्ञान मामले का लिया और उसने ये कह दिया कि आर्टिकल 21 में जो हमने अधिकार दिया है जीवन जीने का अधिकार, उसमें हमने भोजन का अधिकार भी दिया है और सभी को भोजन दिलाना राज्य का कर्तव्य है। तो इसी के माध्यम से फिर राशन की उनके लिए व्यवस्था की गई। ठीक है, और नेक्स्ट मित्रों, जो चौथा है जो है चित्र, उस चौथे चित्र में देखो क्या निकल करके आ रही है बात है कि लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन भी दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजना के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 2 खाद्यायुक्तों को भी नियुक्त किया। ठीक है, और नेक्स्ट देखो मित्रों क्या कर रहा है कि जो हम बात कर रहे थे कि आम आदमी की पहुंच अदालतों तक नहीं होती है, यानी गरीब आदमी है तो ज़्यादा काफ़ी खर्चा उसमें होता है। तो आगे क्या कहता है देखो कि आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यवस्था करने के बाद ये कहा कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि दोपहर के भोजन की व्यवस्था सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए, यानी मिड डे मील की व्यवस्था, साथ ही साथ सभी लोगों को भोजन की व्यवस्था भी वो करवाए, राज्य का ये कर्तव्य होगा। और जो हम डीपीएसपी की मित्रों बात करते हैं तो वही डीपीएसपी की से संबंधित यह बात निकल करके आती है। नेक्स्ट क्या कहता है मित्रों, कहता है कि लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। कैसे कि उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्ती झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह दिखा जा रहा है। यानी शहर में मित्रों जो रेलवे स्टेशन के किनारे या फुटपाथों पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके लोग रहते हैं, तो उन्हीं के लिए जो कोर्ट अगर कोई डिसीजन दे देता है तो वहाँ से बेदखल कर दिए जाते हैं, तो उनके लिए वो नुकसानदायक साबित होता है क्योंकि वो फिर जाकर के वो कहाँ रहें। और यही बात यहाँ पे निकल कर आ रही है। और देखो यहाँ पे क्या एक केस के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है, कह रहा है कि ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। कैसा? इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं, इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायालय ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा है। कैसे? कह रहा है कि आर्टिकल 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। कैसे? जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज़्यादा होता है। इसका मतलब केवल यह नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्युदंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का यह एक आयाम है। इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। यानी मित्रों, जीवन जीने का जो अधिकार दिया है आर्टिकल 21 में, उसको हमने जो मित्रों जोड़ा है किसके साथ? आजीविका के साथ, कि जीवन जीने के अधिकार के साथ आजीविका का अधिकार मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो है जीने के साधनों के अलावा आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रस्तुत मामले में अनुभविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं क्योंकि वे शहर में छोटे मोटे काम धंधे पर लगे हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार भी खत्म हो जाएगा और उनका रहने का जगह भी। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार वे जीवन से वंचित भी हो जाएंगे। यानी मित्रों, जो हमने बात की किसकी? आर्टिकल 21 के साथ, यानी जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है उसको आजीविका कैसे जोड़कर देखा जा रहा है कि जीवन कैसे जिएंगे वो, आजीविका अगर चलाएंगे तभी तो वो जीवन जिएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है
कहता है कि जबकि पहले वाले फैसले जैसे 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम मुकदमे में लिया गया फैसला में जुगी बादशाह की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था, न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती है। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। यानी मामले मित्रों इतने पेंडिंग हो जाते हैं कि करोड़ों लाखों की संख्या में यानी करोड़ों की संख्या में मामले होते हैं, तो लाखों की संख्या में उस कारण से फिर मामले पेंडिंग में पड़े रहते हैं। और फ्रेंड्स आगे देखो क्या हमसे चर्चा की जा रही है। इसके बावजूद कह रहे हैं, पहले मित्रों हम चर्चा कर लें भारत में न्यायाधीशों की संख्या के बारे में देख रहे हैं। देखो क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में 34 पद हैं, कार्यरत 34 है, ठीक है। हाई कोर्ट में 1079 पद है, लेकिन कार्यरत 655 है, और 424 मित्रों पद अभी भी हाई कोर्ट में खाली हैं, सरकार इसको भर्ती नहीं है। जिला और अधीनस्थ न्यायालय में 22,644 पद हैं, 17,509 भरे में, लेकिन 5,135 पद खाली है। अगर ये पद भी भर दिए जाएँ तो जो केसेज की संख्या जो है पेंडिंग है वो काफ़ी कम हो सकती है। आगे कहते हैं कि इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में भी न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। ये हमारे लोकतंत्र का बुनियादी पहलू है। यानी मित्रों इसके साथ ही हम इस बात की डिटेल से चर्चा करने में सफल रहे हैं कि आखिर जो न्यायपालिका जो होती है वो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था संविधान सभा के लोगों ने, जब हमारे संविधान सभा में संविधान बना तो उन्होंने स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है, ठीक है। और आगे मित्रों यहाँ पे देखो क्या पिक्चर के माध्यम से बताया जा रहा है कि पीएसी हिरासत में कत्ल हासिमपुरा हादसे की 20वीं बरसी। क्या यहाँ पे कह रहा है, इस चित्र में 22 में 1987 को मारे गए हासिमपुरा के 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष किए हुए थे। मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टिट्यूंसी के 19 लोगों पर हत्या और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों में मुकदमे चलाए गए। इस मामले में 2007 तक केवल 3 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया, ठीक है। और आगे देखो क्या कहता है, न्यायाधीशों की कमी से मुकदमा करने वालों को न्याय मिलने में होने वाला प्रभाव की चर्चा करें। सीधी सी बात है, न्यायाधीश यानी जजों की अगर कमी रहेगी तो जस्टिस लोगों को कम मिलेगा, क्योंकि केसेस की संख्या ज़्यादा है, तो वो न्यायाधीशों की संख्या कम होने के कारण वो अच्छे प्रकार से न्याय नहीं कर पाते। जजों को वो यानी जो मामले हैं उनको जो है वो निपटा नहीं पाते, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मित्रों आज हमने चर्चा की कि न्यायपालिका के बारे में आज आपके साथ मैंने डिटेल से चर्चा की है, ठीक है। जुडिशरी सिस्टम, इंडियन जुडिशरी जो सिस्टम है, स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में मैंने चर्चा की। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मित्रों वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चैनल को मित्रों आपने जरूर से अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है ज़रूर से आप देख लीजिएगा, अलग से लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उसमें न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर जो हमारे जज है उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, साथ ही साथ न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा, इनके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल से चर्चा कर रखी है। जरूर से आप उसको देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम लेंगे अगले लेसन में। तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।